जी स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस अगेन। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन से अ पेंडोरा बॉक्स। द टॉपिक नेम इज़ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि हाइड्रेशन क्या है और इससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इससे रिलेटेड टर्म्स की। इससे रिलेटेड टर्म्स जो हैं हाइड्रेट्स। हाइड्रेशन के अंदर हम हाइड्रेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स हम जानने की कोशिश करेंगे अबाउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। These are the two topics। और हाइड्रोलिसिस की फिर डिटेल में बात करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हाइड्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। Whenever you mix a salt in water, ठीक है, अगर आप NaCl को जो है अगर पानी में मिक्स करते हैं, you know glass of water contain a lot of water molecules, so let's just make the glass very big, right? So we have a very big glass and we got some sodium and chloride ions। और स्टूडेंट्स ये सोडियम और क्लोराइड आयंस को ऑक्यूपाई कर लेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल्स, इसे हाइड्रेशन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यू कैन से दैट कि ये सराउंड कर लेगा ऑक्सीजन सोडियम को, ठीक है, इस तरह सराउंड करेगा। और क्लोराइड आयंस को सराउंड कर लेगा हाइड्रोजन। अच्छा, मैं आपको एक और यहाँ पर बात बताता चलूँ, इसके अंदर की जो हाइड्रेशन की जो केमिस्ट्री है उसमें ये होता है कि ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, नो डाउट इनके साइज पे भी डिपेंड करता है। स्मॉलर आयंस होंगे तो उसको वाटर ज़्यादा अच्छा सराउंड कर पाएगा। अगर आयन की जो कह लें कि इस केस में क्लोराइड आयन एक बड़ा आयन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इट्स साइज, और सोडियम आयन एक छोटा आयन है, तो छोटे आयन को यू कैन से दैट के वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा अच्छा हाइड्रेट कर लेंगे, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, जबकि क्लोराइड आयन को ज़्यादा सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड नहीं कर पाएंगे। एक तो ये होता है साइज, और दूसरी स्टूडेंट्स बात ये होती है कि अगर सोडियम के ऊपर चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। इस चार्ज की क्वांटिटी को चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर चार्ज डेंसिटी अगर पॉजिटिव आयंस पे बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली अगर छोटा आयन है, साइज में छोटा है, तो उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली चार्ज डेंसिटी जिस आयन के ऊपर ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। ये भी एक केमिस्ट्री है, तो आपने ये बात दो याद रखनी है, यानी साइज पे आयन के और इसकी चार्ज डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल उसको आकर सराउंड करेंगे और वो पानी में हल हो जाएगा। तो अगर एक वजह ये भी होती है समटाइम्स के इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को भी डीनेचर करना होता है। जैसे अब सोडियम क्लोराइड तो पानी में हल हो जाता है, तो लेकिन चॉक अगर अपने पानी में कभी हल की होगी तो ये हल नहीं होती। इसका जवाब ये है कि इनके दरमियान जो आयंस के दरमियान भी कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, ठीक है, अट्रैक्शंस हैं, इसको कह लो कि आप ये अलहदा नहीं हो पाते, ठीक है, कोई इनको अलहदा नहीं कर पाता। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी अट्रैक्शन नहीं है कि इन दोनों आयंस को अलहदा कर पाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो इतनी मजबूत हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शंस हैं वो इतनी मजबूत नहीं है कि इनको अलहदा कर पाएँ, जिस वजह से कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स आयंस अलहदा नहीं होते, तो पानी में भी हल नहीं होता। देखिए, अलहदा होंगे तो फिर ही वाटर सराउंड कर पाएगा ना। तो हाइड्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं हो पाएगी, जबकि सोडियम क्लोराइड की हाइड्रेशन हो पाएगी। तो इस पर और भी बहुत सी बातें हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ नोन एज हाइड्रेट्स। अब हाइड्रेट्स क्या होते हैं? बाय डेफिनेशन अगर हम देखें हाइड्रेट्स को, और अगर बाय डेफिनेशन देखें हाइड्रेशन को, हाइड्रेशन की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि टॉपिक अभी ये बात हो रही है इसके ऊपर। तो द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद द सोल्यूट आयंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। ये सारी मैंने डिटेल में आपसे बात की। अब हम बात करते हैं हाइड्रेट्स की। हाइड्रेट्स द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच कंटेन केमिकली कंबाइंड वाटर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड हाइड्रेट। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जैसे अब नमक में आपने पानी में नमक डाल दिया और मिक्स कर लिया, नमक डाली गई मिक्स कर, आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, वो बन जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं तो फिर आप पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, लेट्स से दैट
मजीद हल नहीं हो रहा तो फिर पानी और नमक उसमें हल हो जाता है, दैट बिकम्स अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन समटाइम्स, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए। तो अब लेट्स से दैट कि हमने पानी को इवेपोरेट करवा देना है। स्टूडेंट्स जब पानी को इवेपोरेट करवाते हैं, जो पानी हाइड्रेट नहीं हुआ होता, यानी जो सराउंड नहीं कर रहा होता आयंस को, वो सारा इजीली गो थ्रू कर जाता है और निकल जाता है और इवेपोरेट कर जाता है। लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस को सराउंड किए हुए रह जाते हैं, उनके साथ ही अटैच रहते हैं, जो कि क्रिस्टल को, आयनिक सॉलिड को, आयनिक कंपाउंड को छोड़कर नहीं जाते। तो उन्हें फिर हम क्या कहेंगे? हाइड्रेट्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे हाइड्रेट्स की, कि जैसे आपने नीला थोता देखा होगा, ठीक है, आप मार्केट से जाके इसको ला सकते हैं, नीला थोता, ठीक है, इसको आप कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को अगर आप फॉर एग्जांपल आयोनाइज कर देते हैं पानी में, जो कि मिक्स हो जाता है। अब कॉपर का आयन छोटा आयन है, ठीक है, कॉपर का आयन जो है क्या है? छोटा आयन है, स्मॉल आयन है, जबकि जो सल्फेट का आयन है वो क्या है? एक बिग आयन है, बड़ा आयन है। और दूसरी बात कि कॉपर के जो आयन है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इस आयन के ऊपर क्या है? ज्यादा है, जबकि जो सल्फेट का आयन है इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है? ठीक है, चार्ज डेंसिटी इस पे लो है, कम है। तो आप खुद सोचें, तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा इसको सराउंड करेंगे कि ज्यादा इसको सराउंड करेंगे? तो कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा इसको सराउंड करेंगे। इसको 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और इसको सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल ही सराउंड कर पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि कॉपर सल्फेट के साथ जो है आप कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच करोगे? 5H2। तो ये आपको मैंने पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया आज कि आप कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों लिखते हैं जब भी आप लिखते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट 2 किस्म का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक वाइट कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। तो स्टूडेंट जो व्हाइट होता है वो बिल्कुल डिहाइड्रेटेड होता है, यानी इसमें हाइड्रेट होता ही नहीं है, पानी होता ही नहीं है। लेकिन जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हाइड्रेट्स होते हैं, वाटर होते हैं। उसका फॉर्मूला भी ये लिखेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, ठीक है। सो आगे बात करते हैं मजीद, अपने इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। स्टूडेंट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल जो कि कंबाइन कर जाते हैं विद सब्सटेंस एज दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन। यानी आप वाटर क्रिस्टलाइजेशन को वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, अब इसको वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स इसको वाटर ऑफ हाइड्रेशन हम इसलिए कहेंगे कि सम फेमिलियर एग्जांपल्स को आप अगर मैं आपको बताऊं तो फिर आपको थोड़ा आइडिया देता होगा। जैसे हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, इसका फार्मूला था COOH2, ठीक है, COOH होल ट्वाइस। अगर स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ आई डोंट नो, शायद ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो अब ये हमारे पास जो है ऑक्सैलिक एसिड है। अब कहते हैं जी ऑक्सैलिक एसिड के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा जुड़े रहते हैं। तो जरा हाइड्रेट रहता है, यानी एसिड है, ये अब सॉल्ट नहीं है, एक एसिड है, लेकिन इसके साथ भी वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन में आए हुए हैं। तो यू कैन से दैट कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या हाइड्रेटेड एक क्रिस्टल है, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं इसको। और फिर बेरिलियम क्लोराइड, आप बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 278 पे देखें मेरे साथ, पॉज कर लें वीडियो को, अब ऑन कर लें। तो बेरिलियम क्लोराइड के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है वो 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। सोडियम बोरेट है Na2B4O7, इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इसको बोरक्स भी बोलते हैं आप। कैल्शियम सल्फेट है, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जिप्सम कहते हैं इसको। और मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इप्सम सॉल्ट भी कहते हैं इसको। और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपने मतलब कम से कम ये सब याद करने, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं, तो थोड़ा सा जरा इसको एमसीक्यूज के लिए निशान भी लगा लें। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। देखिए हाइड्रोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है बेटा टूटना, ठीक है, लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, हाइड्रोलॉजी कहते हैं पानी की स्टडी को, ठीक है। अगर कोई पानी का बड़ा माहिर है, पानी के बारे में बड़ा जानता है और पानी के
और आपको पता है दुनिया में ज़मीन पे तो बहुत पानी मिलता है, तो हाइड्रोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो कि पानी की स्टडी करते हैं, ठीक है। पीएचडी भी होती है पंजाब यूनिवर्सिटी में हाइड्रोलॉजी के अंदर, तो ये भी एक अच्छा शोबा है। अगर आप केमिस्ट्री में इन हो गए आगे आगे तो आप हाइड्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ जाएँ आप। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है जी कि पानी की मदद से कोई चीज़ का टूट जाना, शय का ब्रेक डाउन हो जाना। इतनी मुश्किल केमिस्ट्री नहीं है इसकी। डेफिनेशन सुने, these interactions between salts and water are called hydrolytic interactions and the phenomenon is known as hydrolysis। यानी कि ये क्या ऐसी बात है जो कि हाइड्रोलिसिस होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब भी आप पानी को देखते हैं, ठीक है, तो 25 डिग्री के ऊपर रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो बेटा उसमें 10⁻⁻⁷ कह लें कि आयंस होते हैं, यानी 1 करोड़ में से 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली H+ में और OH आयन में टर्न आउट हो जाता है। अगर ये H+ बढ़ जाते हैं तो पानी एसिडिक हो जाता है, अगर OH आयंस बढ़ जाते हैं तो पानी बेसिक हो जाता है। ये मेरी बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर हाइड्रोक्सी आयंस बढ़ जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बात क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर कोई चीज़ डाल देते हैं पानी में जो कि उसके एक स्पीशी के साथ रिएक्ट कर जाती है तो दूसरी स्पीशी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने अमोनियम क्लोराइड पानी में डाल दिया, ठीक है। आपने जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाला तो आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो आयनाइज हो जाएगा, वो टूट जाएगा, किसमें, अमोनियम में और क्लोराइड आयन में, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि ग्लास के अंदर जो थे वो 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से एक आयनाइज हुआ था जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब H+ और OH बराबर होते हैं ना बेटा पानी के अंदर, तो हम कहते हैं कि न्यूट्रल है pH, ठीक है। क्योंकि जब H+ बढ़ते हैं तो फिर हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने लग गए हैं, तो pH जो है वो अब <7 होने लग गया, ठीक है। तो इसलिए आप उसको एसिडिक कह देते हो। फिर जब OH आयन बढ़ने लग जाते हैं तो आप उसको बेसिक कह देते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो अमोनियम आयन है वो किससे रिएक्शन कर जाएगा, हाइड्रोक्सी आयन से। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि जब आपने अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया था तो हुआ क्या, अमोनियम आयन ने पानी के किससे रिएक्शन कर दिया, हाइड्रोक्सी से क्या बना दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया इसने, ठीक है बेटा। और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो आप देखो पीछे क्लोराइड आयन पानी में फ्री रह गए और हाइड्रोजन आयन पानी में फ्री रह गए, ठीक है। यानी हाइड्रोजन आयन पानी में अब फ्री है और क्लोराइड आयन भी पानी में अब क्या है, फ्री है। लेकिन आपने एक चीज़ को नोटिस किया कि हाइड्रोजन आयंस देखो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन आयन बराबर होंगे तो हम कहेंगे ना pH न्यूट्रल है। लेकिन अब हाइड्रोक्सी चला गया अमोनियम के साथ तो पीछे क्या रह गया, हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, फ्री फ्लोट कर रहे हैं। यानी जितने अमोनियम क्लोराइड डाली जाओगे उतने हाइड्रोक्सी वो पानी के यूज़ करता जाएगा और उतने हाइड्रोजन आयंस बढ़ते चले जाएंगे और इस तरीके से पानी का pH न्यूट्रल नहीं रहेगा और पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक। इसलिए बेटा हम कहते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो पानी को क्या नेचर देता है, एसिडिक नेचर देता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है बात। इस तरह इन्होंने बहुत सी एग्जाम्पल्स दी हैं आपको और यही बात समझाने की कोशिश की है कि अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड डाल देते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देखो अब हाइड्रोक्सी चले गए पानी में से तो हाइड्रोजन आयंस बढ़ने लग जाएंगे तो पानी फिर एसिडिक हो जाएगा। और इस तरह कॉपर सल्फेट डालोगे पानी में तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन आयंस बढ़ने लग जाएंगे, सल्फेट आयंस फ्री हो जाएंगे तो फिर पानी फिर एसिडिक हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है, ठीक है, क्या नाम है सॉल्ट का, सोडियम एसीटेट CH3COONA। अगर स्टूडेंट्स आप ये डालेंगे पानी में तो क्या होगा, अच्छा अगर आप ये पानी में डालेंगे तो स्टूडेंट्स पानी में से हाइड्रोजन आयन को ये यूज़ कर लेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये एसीटेट आयन है, ये सोडियम आयन है। अब ये हाइड्रोजन आयन को यूज़ करके यहाँ क्या लगा लेगा, हाइड्रोक्सी लगा लेगा, ये क्या बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब सोडियम आयन फ्री होगा और कौन सा आयन फ्री होगा, हाइड्रोक्सी आयन फ्री होगा, तो पानी क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा। द वाटर विल टर्न आउट इनटू अ बेस। तो ये बात है, ठीक है। यानी यू कैन से दैट कि अपॉन हाइड्रोलिसिस जब भी आप किसी सॉल्ट को पानी में डालते हो वो टूटता है, सॉल्ट टूट जाता है, डी नेचर हो जाता है, वो फिर एक नया केमिकल रिएक्शन हो जाता है, क्या लें आप। और कभी कभी नहीं भी होता, जैसे फॉर एग्जांपल नमक को पानी में डालें तो रिएक्शन तो नहीं होता ना, जब आप पानी इवेपोरेट करते तो नमक वापस मिल जाता है। लेकिन आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी कि जब बिजली लगा देते हो तो फिर तो आप ज़बरदस्ती वो रिएक्शन करवा देते हो, तो फिर पानी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट में बना देता है, क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट में बना देता है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि पानी जो है वो बेसिक इन नेचर
हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा आयन यूटिलाइज हो रहा है पानी के अंदर और कौन सा आयन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उस पर फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि पानी क्या हो गया, एसिडिक हो गया या फिर बेसिक हो गया। तो कोई जो सॉल्ट है वो पानी में जाके इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, मतलब इतने ज़्यादा आयंस को सराउंड नहीं करता, तो वो वीक कह लो कि सॉल्ट हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। और कुछ जाकर पानी में जो है वो ज़्यादा अच्छा अट्रैक्शन कर लेता है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, डिपेंड करता है ये भी कि कितना रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो फिर इस तरह ही बेस और एसिड ज़्यादा अच्छे होते हैं, रिएक्टिविटी कम होती है तो बेस और एसिड जो इतने अच्छे नहीं होते। ठीक है, यानी कि उनकी नेचर इतनी अच्छी नहीं होती, वो इतने ज़्यादा आयोनाइज होने वाले होते ही नहीं हैं, और बड़े फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं। तो आई होप मैंने कुछ ना कुछ आपको आइडिया तो दिया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि व्हाट यू वांट सम मोर आउट ऑफ दिस, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपको काम कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको ये टॉपिक थोड़ा समझाने की कोशिश की है। पेंडोरा बॉक्स मैंने इसका नाम दिया, ओपन करने की कोशिश की है हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस के ऊपर, और ये हमारा आखिरी लेक्चर था इस चैप्टर के ऊपर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। और थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, लाजमी तैयार कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये आ सकता है या बतौर MCQ भी आपको ये पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।